गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सर्च ऑफ ड्रीम में दोबारा स्वागत है। ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपको ये चैप्टर नीट के लिए पढ़ाने वाला हूँ और ये जो पूरा नोट्स है ये सब मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनाया हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और डायरेक्ट नीट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक्स के ऊपर ए लिखा है और एक्स के नीचे साइड पे जेड लिखा है। ए होता है मास नंबर और जेड होता है एटॉमिक नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला जाए तो ए माइनस जेड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू जेड होता है। जितना जेड होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है वो भी जेड के इक्वल होता है। अगर उस पर प्लस और माइनस के चार्ज लगा हो तो उससे चेंज हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगला AMU। 1 AMU क्या होता है? AMU या U ऐसे कभी इसको डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली एक यूनिट होता है जिससे हम एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस AMU का वैल्यू 1.64 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। 1 AMU इक्वल टू 1.64 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। इस वैल्यू को हमसे कैसे निकालते हैं? इस वैल्यू को हम ऐसे निकाले हैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, उस कार्बन का एग्जैक्ट मास निकाला गया है और उसको 12 से डिवाइड किया गया है। इस तरह से 1 AMU का वैल्यू निकला है। ठीक है। अगला एवोगैड्रो नंबर, जिसे NA से डिनोट किया जाता है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू याद कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवालों में इसका वैल्यू की ज़रूरत होती है, बहुत से फार्मूलाज में, जैसे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है। मोल्स, ये तो हर एक चीज़ मोल से, क्योंकि मोल एक यूनिट है जिससे हमसे नंबर ऑफ एटम को जानते हैं। एटम्स को डिनोट भी किया जाता है मोल से। मोल इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास। इस तरीके से भी निकाले थे मास में किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मास दे दिया गया है और उस एटम और मॉलिक्यूल का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो कितना मोल एटम प्रेजेंट है या कितना मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा। या पार्टिकल नंबर, मास ना देकर ये बता दिया गया है कि इसमें इतना पार्टिकल है, मतलब कि एक ग्लास है जिसके अंदर इतना पार्टिकल चीज़ रखा हुआ है, और तो उसको हम Na से डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो उससे मोल का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इस STP, अगर कोई गैस हो उसको STP कंडीशन में रखा गया हो और उसका जो वॉल्यूम हो वो बता दिया गया है और उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें मोल पता चल जाता है। अगला RAM को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मैंने ये फार्मूलाज फुल फॉर्म लिख दी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। AAM को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते हैं, GAM को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। RAM इक्वल टू होता है मास ऑफ एटम अपॉन 1 AMU इन ग्राम। मास ऑफ एटम अपॉन में 1 AMU इन ग्राम, मतलब कि किसी भी एटम का एग्जैक्ट मास, मतलब जैसे हम कह सकते हैं AAM मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। किसी भी एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को अगर 1 AMU से डिवाइड कर दिया जाए इन ग्राम में तो हमको म्यू या AMU के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे अगर हमसे रिलेटिव एटॉमिक मास ना निकाले तो क्या होगा। जैसे किसी भी एटम का वजन, जैसे हाइड्रोजन के 1 एटम का वजन होता है 1.64 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये होता है उसका एग्जैक्ट, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का कितना होता है मैं कि अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि 1 हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 1 AMU होता है। तो ऐसा तो हमको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो हम उसी को मॉडिफाई करके हमसे रिलेटिव एटॉमिक मास से याद करते हैं।
रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब ये तो उसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हुआ, पर हमसे रिलेटिव एटॉमिक मास से याद करते हैं। जैसे हमें याद करने में बहुत ही आसानी होता है, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। ये क्या है, 1 AMU। जब इससे ये 1 बार में कट जाता है तो क्या बचता है, 1 AMU। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एटम ले ले, जैसे हम कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन का क्या होगा, इसका 12 मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका मास 12 AMU होता है। वैसे कि इस नंबर को ऐसे याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसको AMU के फॉर्म में याद करते हैं। ठीक है, तो हमसे हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर यहाँ पे मास ऑफ एटम ना हो कि मास ऑफ मॉलिक्यूल को AMU से डिवाइड कर देते हैं, तब वो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास हो गया। बस इतना ही फ़र्क होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास में। अगला है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इसका उल्टा बिल्कुल, जैसे RAM को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास से 1 AMU से डिवाइड करना पड़ा था, तो वही इसको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को RM से 1 AMU से गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम है, मतलब किसी भी एटम का मास ग्राम में बोला जाए तो वही एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है। या तो इसे मॉलिक्यूलर कर ले तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, और RAM को REM में हो जाएगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से 1 AMU से गुणा करना पड़ेगा। वह GAM ये नॉन कन्वेंशनल स्केल के लिए है। GAM मतलब जो मास ऑफ 1 एटम गुणे N है, मतलब कि पूरे ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम सामान रखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट मास क्या होगा। जैसे मतलब कि जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन रखा हुआ है, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 Na होता है, लगभग 1 Na होना चाहिए मॉलिक्यूल। जैसे अगर कार्बन के लिए ले तो 12 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो इसको मास ऑफ 1 एटम को Na से गुणा कर देते हैं। कन्वेंशनल स्केल मतलब RM। अगर कन्वेंशनल स्केल में पूछा जाए तो सिंपल ये ग्राम एटॉमिक जो मास है वो सिंपल RAM रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, अगला एवरेज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसमें एटम में बोला गया तो इसलिए एटॉमिक मास हम बोल रहे हैं। अगर इसको मॉलिक्यूलर में बोला जाता तो जितना भी एटॉमिक मास है सब मॉलिक्यूलर मास में बदल जाता। ठीक है, अगला एवरेज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। एवरेज एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर मास, इसको निकालने का आसान तरीका है, जैसे सम ऑल ऑफ फ्रैक्शनल एविडेंस गुणे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर। एटॉमिक होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर हो तो मॉलिक्यूलर मास से गुणा कर देना है। अगला सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, मतलब सभी आइसोटोप के परसेंटेज का सम गुणे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अपान में 100। ठीक है, सम ऑफ ऑल मोल परसेंट गुणे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास अपान में 100, और N1 M1 इंटू N2 M2 अपान N1 प्लस N2। देखिए N1 नंबर ऑफ मोल्स होता है और M1 और M2 मॉलिक्यूलर मास होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि एक चीज़ है, मतलब कि एक जगह का एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बोल दिया गया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना हीलियम पाया जाता है, उसी का फ्रैक्शनल एविडेंस निकाल कर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और आप ही उसी क्वेश्चन के वैल्यू को पुट करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, तो ठीक है अगला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन काफ़ी आसान चीज़ है, PV = nRT। इसमें मेन चीज़ होता है R का क्या वैल्यू पुट किया जाए। देखिए R का वैल्यू अधिकतर क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी हम बता देते हैं। R = 0.082, ये पुट करेंगे 821, 0.0821 ये होता है। ये तब पुट करेंगे जब वॉल्यूम लीटर में हो
प्रेशर एटीएम में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, और ये मोल में, ये तो हमेशा यन तो हमेशा मोल में ही होगा, इस पर टेंशन मत कीजिए। और एक वैल्यू होता है 0.083, जब लीटर बार प्रेशर बार में हो और बाकी सब वैसे ही हो। देखिए एटीएम और बार का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, इसलिए देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लगभग सेम है। अगला 8.314 वैल्यू आर का तब रखते हैं जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, प्रेशर जूल में हो, ये केल्विन और ये मोल हो। अगला 2 तब रखा जाता है आर का वैल्यू जब वॉल्यूम हो सेंटीमीटर क्यूब में, प्रेशर केल्विन में हो और बाकी वही। तो अगला डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, इतना पता है। पर अगर वेपर डेंसिटी पूछा जाए तो वेपर डेंसिटी में वॉल्यूम या मोलर मास दोनों में से कोई एक लेना है। वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम या मोलर मास ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम एंड मोलर मास। वेपर समझ के आप उसको रिलेट H2O से मत कीजिएगा। वेपर डेंसिटी बस ऐसे ही बोला गया है, पर इसमें हमें सिर्फ H2 का ही मास लिया जाता है। मतलब H2 क्या होता है, का मास 2 होता है। जब H बोला जाता है तब 1 बोला जाता है, पर इसमें क्या है H2, तब क्या होगा 2 होगा। इसमें मोलर मास या फिर वॉल्यूम ऑफ H2। देखिए अगर ऊपर वॉल्यूम लेंगे तो नीचे भी आप वॉल्यूम लेंगे, अगर ऊपर मास लेंगे तो नीचे भी आप मोलर मास लेंगे, ठीक है। अगला रिलेटिव डेंसिटी भी एकदम वेपर डेंसिटी की तरह होता है, बस इसमें बात इतना हो जाता है कि इसमें किसी भी एक गैस को अलग गैस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। कि एक्स गैस को वाई गैस के, ये दोनों कोई भी गैस हो सकते हैं, या तो उसका डेंसिटी ले लीजिए या फिर उसका मोलर मास ले लिए। सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे होगा डेंसिटी, यहाँ पे होगा डेंसिटी, इट्स माय मिस्टेक, डेंसिटी होगा, सॉरी। तो यहाँ पे डेंसिटी होगा, डेंसिटी या मोलर मास ऑफ एनी गैस या मोलर मास और डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। अगला वॉल्यूम कंट्रैक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हुआ, जैसे एक रिएक्शन में के टाइम 2 लीटर वॉल्यूम था प्लस दूसरे रिएक्शन के टाइम 2 लीटर वॉल्यूम है, ये दोनों गैस है। इन दोनों को मिक्स करके एक नया गैस बनाया गया जिसका भी वॉल्यूम 2 ही लीटर है। कैसे, जिसका भी वॉल्यूम 2 ही लीटर है, बट ये कैसे होगा, देखिए ये सिंपल है। गैस का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर एक ही STP पे एक ही टेम्परेचर एक ही सब में सभी कंडीशन में रखा गया हो तो। मतलब जैसे मान लीजिए ये Na गैस है, मान लीजिए ये Cl गैस है और ये NaCl गैस है। वैसे हम बस एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं क्योंकि NaCl का गैस बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। देखिए तो 2 लीटर Na गैस है, अगर 2 लीटर Cl गैस है, अगर इन दोनों का STP कंडीशन सेम है इन सभी का, तो ये भी 2 ही लीटर होगा। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया था कि अगर सेम STP कंडीशन हो तो हर एक गैस का वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, जैसे पहले 2 लीटर रिएक्टर में 4 लीटर से, पर वो चेंज होके 2 लीटर में बदल गया। तो इसमें देखिए इसमें वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कभी कभी वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन ना होके वॉल्यूम का एक्सट्रैक्शन भी हो जाता है, मतलब बढ़ भी जाता है। जैसे इसी का रिवर्स ले लेते हैं, 2L गैस ऑफ NaCl। देखिए होता है कि नहीं ये हम कह नहीं सकते, बट हम बस फॉर एग्जांपल ले लें, रियल एग्जांपल नहीं है। 2 लीटर ऑफ Na प्लस 2 लीटर ऑफ Cl, ठीक है। देखिए 2 लीटर ऑफ NaCl था, उससे 2 लीटर ऑफ Na 2 लीटर ऑफ Cl बन गया। देखिए ये अब रिएक्टेंट हो गया और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पे 2 ही लीटर है, यहाँ पे 4 लीटर हो गया। तो ऐसे करके इसमें उल्टा भी हो सकता है। तो इसका बस वही है, सम ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ये गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए।
थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।